नमस्कार बच्चों, आपकी क्लास में मैंने लास्ट टाइम आपको फसल उत्पादन पाठ से कुछ शुरुआती बातें बताई थी कि कौन सी फसल किस मौसम में बोनी चाहिए, फसलें कितने प्रकार की हैं, उनके उदाहरण पढ़ाए थे मैंने आपको, और मिट्टी किस प्रकार फसल के योग्य बनाते हैं, फिर किस प्रकार बीज बोते हैं और इनमें प्रयुक्त होने वाले यंत्र भी मैंने आपको बताए थे। अब इस पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने पहले पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आता है तो आप क्लास में मुझसे लिखकर या बोलकर प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इस पाठ में आता है फसल चक्र। जब आपने फसल बो दी और काट ली तो उसके पश्चात हम ये पाते हैं कि खेत की मिट्टी में अनेक उपयोगी घटक कम हो जाते हैं और मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो भी कुछ कम हो जाती है। अगर हम मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनाए रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी मिट्टी अच्छी बनी रहे, हर फसल के लिए उपयोगी रहे, अधिक उत्पादन हो, तो इसके लिए हमें कुछ उपाय सोचने होंगे। तो इसी में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फसल चक्र। फसल चक्र का क्या अर्थ है बच्चों? फसल चक्र का अर्थ है कि हम फसलों को अदल बदल कर बोएं। जैसे पहले आपने गेहूं बोया, गेहूं ने मिट्टी से जो पोषक तत्व लिए उनकी मिट्टी में कमी हो गई। अब आप उसके बाद कोई दलहन फसल बो सकते हैं। दलहन फसल में आपके चना, दाल इत्यादि फसलें आती हैं। इन्हें बोकर आप जो गेहूं ने नाइट्रोजन मिट्टी से ले लिया था, ये दलहन फसलें वापस नाइट्रोजन मिट्टी में पहुंचा देती हैं। दलहन फसलों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है उसकी गांठों के रूप में, और वो वापस वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको मिट्टी के नाइट्रेट्स में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार आपने जाना कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता को, उसकी ताकत को किस प्रकार आप बनाए रख सकते हैं। अब अगला टॉपिक लेते हैं कंपोस्ट। यदि फसल चक्र से मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आ रही है, आजकल इसकी आपकी मिट्टी की जो जांच है वो लैब में हो जाती है और हमें पता लग जाता है कि हमारी मिट्टी में क्या कमी है, किस अवयव की कमी है, सब पता चल जाता है। आजकल जगह जगह लैब खुली हुई है, उनमें मिट्टी की जांच बड़ी सरलता से हो जाती है। चलिए कंपोस्ट क्या है इसके बारे में बताते हैं। कंपोस्ट एक ऐसा पदार्थ है जो आपकी मिट्टी में तत्वों की आई कमी को पूरा करता है। अब ये कंपोस्ट है क्या और बनता कैसे है? कंपोस्ट एक प्रकार का खाद है। ये कैसे बनता है? इसे बनाना बड़ा आसान है। अपने घर के आसपास एक गड्ढा खोदिए, उस गड्ढे में पेड़ पौधों की टूटी हुई पत्तियां, आपके बचे हुआ खाना इत्यादि जो ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक पदार्थ हैं उन्हें उसके अंदर डालते रहिए। जब वो गड्ढा भर जाएगा तो उसे मिट्टी से ढक दीजिए। कुछ समय बाद, 2-3 महीने बाद, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु जो होते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जो आपके खाने और पत्तियों के रूप में थे, उसको सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। तो ये जो कंपोस्ट बनता है 2-3 महीने के बाद, ये खेतों के लिए बहुत उपयोगी है। इसे खेतों में बिखेर देते हैं और अपने खेतों की उर्वरक क्षमता बढ़ा लेते हैं। तो इस प्रकार बच्चों कंपोस्ट बनाना सरल है और इसका उपयोग बहुत फ़ायदा हमें पहुंचाता है। तो इसलिए आप कंपोस्ट बनाइए। आजकल वैसे शहरों में भी जगह जगह गड्ढे खोदकर आसपास के लोगों से कहा जाता है कि आप अपने घर का बचा हुआ कार्बनिक मटेरियल इन गड्ढों में डालें ताकि उससे कंपोस्ट बनाकर किसानों तक पहुंचाया जा सके और ये जो वेस्टेज है ये हमारे किसी काम में आ सके। इसके बाद हम पढ़ते हैं उर्वरक। यदि फिर भी हमारी मिट्टी को पोषक पदार्थों की जरूरत है तो रेडीमेड पदार्थ जैसे यूरिया है उर्वरक के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे उर्वरक मार्केट में
अवेलेबल है, परंतु हमें उर्वरक के प्रयोग से बचना चाहिए। हम कंपोस्ट या गोबर की खाद का प्रयोग करें तो ज़्यादा उपयोगी होगा। उससे हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता अधिक दिनों तक बनी रहेगी और इस प्रकार जो जानवरों का गोबर है या हमारा बचा हुआ खाना है या पेड़ पौधों का जो वेस्टेज है वो भी हमारे काम में आता रहेगा। इस प्रकार खर्चा कम होगा, लागत कम आएगी और हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहेगी। इसके बाद जब मैंने बताया कि पेड़ पौधे जो हम खेतों में उगाते हैं वो मिट्टी से पोषक तत्वों को लेते रहते हैं, परंतु फिर भी हम ये देखते हैं कि उन पोषक तत्वों की मात्रा में बहुत बड़ी कमी नहीं आती है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि मिट्टी में ऐसे पदार्थों का चक्रण चलता रहता है। ये पदार्थ निकलते भी रहते हैं और आते भी रहते हैं। कैसे? आइए मैं आपको नाइट्रोजन चक्र के बारे में बताता हूँ कि नाइट्रोजन को आप किस प्रकार अपनी मिट्टी में बनता हुआ देखते हैं कि वह हमारी मिट्टी में बना रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पौधे नाइट्रोजन को जल में घुलित नाइट्राइट्स के रूप में लेते हैं। अब ये नाइट्राइट्स जो होते हैं, और हमारी वायुमंडल में भी बहुत नाइट्रोजन है, लगभग 78% नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में। याद रखेंगे, लगभग 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, सहजीवी जीवाणु जैसे एजोबैक्टर है, ये इस नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में बदलता रहता है। या फिर नाइट्राइट्स के रूप में जो कृत्रिम उर्वरक जिनके बारे में बात कर रहे थे वो भी मिट्टी में आते रहते हैं। और ये जो नाइट्राइट्स है ये कुछ विनाइट्रोकारी जीवाणु हैं। विनाइट्रोकारी जीवाणु जो मिट्टी में अपने आप ही उपस्थित रहते हैं, वो इस जब ये नाइट्राइट ज़्यादा हो जाते हैं तो इनको वापस वायुमंडल की नाइट्रोजन N2 में बदल देते हैं। N2 के रूप में होती है और नाइट्राइट जो होता है वो NO2 के रूप में होता है। तो NO2 के रूप से NO2 रूप में हमारे जो विनाइट्रोकारी जीवाणु है वो बदलते रहते हैं। बच्चों, ये जो नाइट्राइट्स है इसे नाइट्रिक जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिकों में भी बदलता रहता है। वो यौगिक अमोनियम यौगिक भी हो सकते हैं और नाइट्राइट्स यौगिक भी हो सकते हैं। अब आप जानते हैं कि जो पेड़ हैं जो नाइट्राइट्स के रूप में नाइट्रोजन को ले लेते हैं, इन पेड़ों को जंतु, पेड़ों में ये जो नाइट्रोजन है पौधों में वो प्रोटीन के रूप में रहती है। पौधे जब मिट्टी से नाइट्रोजन लेते हैं तो जो यौगिक बनाते हैं नाइट्रोजन की सहायता से उन्हें प्रोटीन कहते हैं। इन प्रोटीन को भोजन के रूप में जंतु खाते हैं। अब ये जंतु के अंदर आ गया। अब ये जंतु मरकर या मलमूत्र के द्वारा, जंतुओं के मलमूत्र में नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं और यही यौगिक अमोनियम और नाइट्राइट्स के रूप में होते हैं। जैसे टॉयलेट में यूरिया होता है, आप लोग सुना होगा आपने, तो यूरिया या अमोनियम या नाइट्राइट्स के रूप में जंतुओं के मलमूत्र में नाइट्रोजन उपस्थित होती है। अब जब आप मलमूत्र त्यागते हैं तो किसी न किसी प्रकार खेतों में जाता है। मृत होने पर आप के अंदर जो जंतुओं में जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं वो भी सरल होकर अमोनियम और नाइट्राइट्स, अमोनियम के बहुत, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, बहुत सारे यौगिक होते हैं, और नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट और भी बहुत, पोटेशियम नाइट्राइट इत्यादि के रूप में ये मिट्टी में वापस मिलते रहते हैं। तो इस प्रकार किसी भी तत्व का चक्र चलता रहता है। मिट्टी में उसकी मात्रा लगभग समान बनी रहती है। यदि बहुत ज़्यादा परिवर्तित होती है तो मिट्टी का लैब के द्वारा टेस्ट कराकर हम उसी हिसाब से या तो फसल चक्र के द्वारा या कंपोस्ट के द्वारा या उर्वरक के द्वारा भूमि में या मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन चक्र का ये मैंने सारा आपको बताया है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट खींच लें
ताकि आप कॉपी पर इसे अच्छे से बना सकें और याद कर सकें। मैं आपको समय देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। तो बच्चों, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और उसको आप अच्छे से याद करें। पेपर में काफ़ी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं और आप बार बार मेरे द्वारा समझाए गए वीडियो को देखें तो आपको वो आराम से याद हो जाएगा। कॉपी पर भी उसको एक बार बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आसानी से आपसे बन जाए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फसलों की सिंचाई। फसलों की सिंचाई का मतलब है फसलों में पानी देना। जिस प्रकार मैंने बताया कि फसलों को बहुत सारे यौगिकों और तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण है सिंचाई यानी पानी देना। क्योंकि पौधे मिट्टी से कोई भी पोषक तत्व जब लेते हैं तो उन्हें पानी में घोलकर ही लेते हैं। एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण, अगर पानी नहीं दोगे तो पोषक तत्व आप कितने भी डाल लीजिए उसका कोई फायदा नहीं है। बिना सिंचाई के पौधे पोषक तत्वों को अपनी जड़ों द्वारा ले ही नहीं सकते। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, आप ये जानते हैं कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या क्या प्रयोग होता है आप जानते हैं। प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और हरित लवक में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट, यानी हिंदी में क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, हिंदी में क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक में उपस्थित रहता है, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं इसको। तो ये 4-5 चीज़ों की जरूरत है। तो उनमें आपने देखा कि पानी की भी जरूरत है, ठीक है। तो पानी पौधों के भोजन बनाने के लिए भी जरूरी है और पोषक पदार्थ लेने के लिए भी जरूरी है। तो इसलिए सिंचाई का एक विशेष महत्व है। सिंचाई की अनेक विधियां हैं, तो आप अपनी फसल के अनुसार उन विधियों का प्रयोग करें। कहीं छिड़काव विधि का प्रयोग किया जाता है कि पानी जिन फसलों को पानी की कम जरूरत होती है तो वहाँ केवल छिड़काव किया जाता है। कुछ फसलों को पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है तो उनमें पानी भर दिया जाता है। तो सिंचाई फसल की प्रकृति पर निर्भर करती है कि वो किस प्रकार की फसल है। तो इस प्रकार आप इन बातों का ध्यान रख के अपनी एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको फसल चक्र, कंपोस्ट, उर्वरक, नाइट्रोजन चक्र और सिंचाई, इन टॉपिकों को पढ़ाया है। इन टॉपिकों को आप अच्छे से घर पर सुने, देखें, वीडियो कॉपी में नोट करें, बार बार देखें, तो कुछ ही समय में आपको ये याद हो जाएंगे। और आपका जो समय है, आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा है, घर पर बैठकर इस समय का सदुपयोग करें और बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना बहुत भयंकर बीमारी के रूप में फैला हुआ है। घर पर बैठकर आराम से पढ़ाई करें। आपको रोज़ एक वीडियो भेजी जाती है, उसको देखें और मैं आपका एक दो दिन बाद टेस्ट भी ले सकता हूँ। उस टेस्ट के लिए आप अपने पिछले पाठों को वीडियो देखकर, कॉपी में पढ़कर और जो प्रश्न मैं देता हूँ उन्हें पढ़कर, उन्हें याद करके तैयारी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। इस पाठ का बाकी जो बचा हुआ है वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।